ब्यूटी मैडम कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, आपका कैमरा ऑफ हो गया। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। सभी लोग अपने कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाए, आंखें बंद, मन शांत। सर्वोत्ती के लिए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाए। सबका दिन मंगलमय हो। ओम। धीरे धीरे आपका आंखें खोले। मैं ब्यूटी दास हूँ, महर्षि यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा आज का टॉपिक है प्राण ऊर्जा। हम सबसे पहले जानते हैं कि प्राण किसको कहते हैं। प्राण जो है वो हमारा जीवन है। प्राण जो है वो हमारा जीवन है। हम सबसे पहले जानते हैं प्राण। जो चीज हमें जीवित रखता है उसी को हम प्राण कहते हैं। प्रकृति में जितने भी प्राणी है, मनुष्य पशु पक्षी जो भी है, सबके अंदर प्राण विद्यमान है। प्राण जो है वो एक बल है, वो एक ऊर्जा है। वो प्राण जो है एक बल है, वो एक ऊर्जा है, वो एक शक्ति है जो सब प्राणियों का जो भी गतिविधियां है सबको नियंत्रण करता है, सबको गतिविधियों को सक्रिय रखता है। हमारा अभी हम आते हैं प्राण ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो है हमारा एनर्जी। प्राण ऊर्जा को हम ये बोल सकते हैं कि प्राण ऊर्जा एक लाइफ एनर्जी है जो हमारा जीवन को शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अभी हम आते हैं जो ऊर्जा जो है इसका दो स्तर हम मानते हैं। एक तो जो है वो हमारा अंतरात्मा से जो आता है, और जो है एक शरीर का है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलता है वही है प्राण ऊर्जा। और ये प्राण ऊर्जा जो है ये हमको आगे बढ़ा सकता है। और इसका अगर नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ना, तो ये क्या है, ये हमको जीवन का निचले स्तर पर भी ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो है एक आलसी है, कुछ काम नहीं करना चाहता है, उसका प्राण ऊर्जा ऑटोमेटिक धीरे धीरे घटते जाता है। और एक जो लोग है जो है वो एक्टिव रहता है, हर चीज में खुद को इन्वॉल्व रखता है, एंगेज रखता है, उसका प्राण ऊर्जा का जो स्तर है ना वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये है। तो एक जो है, और हम ये कहते हैं कि प्राण जो है ना वो मतलब वो जो प्राण जो है वो वायु का रूप में श्वास प्रश्वास के द्वारा हमारा जीवन का जो लय है उसको निरंतर बनाए रखता है। और अगर ये प्राण प्राण ऊर्जा जो है ये क्या होता है, ये हमारा शरीर, हम जो जो भी करना चाहते हैं ये हमको करने के लिए मदद करता है। और जैसे ईश्वर ईश्वर जो है उसका व्याख्या करना जैसे कठिन कार्य है, उसी प्रकार प्राण का व्याख्या करना भी बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि ये जो प्राण है ये सर्वत्र विद्यमान है, ये चैतन्य है। ब्रह्मांड ये इतना सूक्ष्म होने के कारण ये ब्रह्मांड में हर कणों कण में विद्यमान है। और हमारा जो है हमारा शरीर जो है उसमें पंचों प्राणों का समावेश है। इसमें प्रांचोपान रहता है। वो प्रांचोपान को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। कोई कह रहा है हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी ब्यूटी मैडम। हाँ है सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। जी जी हाँ। जी।
दिख पा रहा है? हाँ जी दिख पा रहा है जी। ये है हमारा पंचोपान है। ये पंचोपान जो है सबसे पहले है उदान, प्राण, समान, बैन और अपान। उदान, उदान जो है इस सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका उपप्राण क्या है। उदान का जो उपप्राण है वो देवदत्त है। ये उदान का स्थान जो है ये हमारा उदान वायु का जो स्थान है ये हमारा कंठ है। अगर ये अभी हम जान लेते हैं इसका कार्य। इसका कार्य क्या है? जैसे ये हमारा शरीर का ऊपर का ही जो हिस्सा है ना उसी ऊपर का भाग का नियंत्रण करता है। जैसे हमारा ज्ञानेंद्रिय जो है उसी का ऊपर ये प्रभाव डालता है। आँख, कान तथा मस्तिष्क को जो है इसी वायु के द्वारा अपना कार्य करते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राण। प्राण जो है इसका जो उपप्राण है उसका नाम है नाग। ये जो है प्राण जो है इसका स्थान होता है हृदय। इसका मूल कार्य जो है श्वास प्रश्वास से रिलेटेड है। जैसे इसके द्वारा ही हम श्वास प्रश्वास लेते हैं तो उसी के द्वारा ही ये हमारा शरीर को क्रियाशील रखता है। ब्यूटी शरीर में मैम फोन को प्लीज लैंडस्केप में कर लीजिए, रिकॉर्डिंग में ठीक रहेगा वो। फोन को प्लीज लैंडस्केप में कर लीजिए जी। नेट ऑन करती है ना वैसे ही ऊपर से देखो होगा वहां पे रोटेट का। उसी रिकॉर्डिंग में ठीक आ जाएगा फिर वो। सर नहीं हो रहा है मेरा। कोई बात नहीं, चलो कंटिन्यू करो। ओके। और प्राण प्राण जो है इसका कार्य जो है श्वास प्रश्वास से है। ये जो है ये हमारा शरीर को क्रियाशील रखता है। अगर शरीर में प्राण वायु का कमी हो जाना मतलब हमको ये सोचना है कि हमारा श्वास प्रश्वास का प्रॉब्लम आ गया। मतलब श्वास प्रश्वास रिलेटेड जो भी रोग उत्पन्न होता है वो प्राण वायु का कमी होने से होता है। फिर इसके बाद आते हैं हम समान। समान जो है इसका उपप्राण जो है वो किकल है, किकल। और इसका स्थान जो है वो नाभि छिद्र में माना जाता है। इसका मूल कार्य जो है समान वायु का ये हमारा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और ऊर्जा जो है वो कहाँ से आता है? वो हम जो खाना खाता है वहीं से आता है। और इसका और भी जो मेन समान वायु का और मेन जो कार्य है ना वो है हमारा भोजन को पचाता है। रस जो है उसको अवशोषित करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। अगर शरीर में पाचन संबंधी कोई भी समस्या को ठीक रखने के लिए ये समान वायु का संतुलन होना जरूरी है। अभी इसके बाद हम आते हैं बैन वायु जो है वो हमारा संपूर्ण शरीर में है इसका स्थान। इसका उपप्राण जो है वो है धनंजय। इसका बैन वायु का मूल केंद्र हम ये मानते हैं कि मस्तिष्क है, इसके कारण हम इसको कंट्रोलर, ये जो हमारा शरीर का जो कंट्रोलर का भूमिका निभाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे एक रात में कई घोड़े होते हैं, उनकी अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन सब घोड़े का कमान जो है ना वो सारथी के हाथ में होता है। उसी प्रकार इसके अलावा बैन वायु के अलावा जो चारों प्रकार का प्राण है उसको नियंत्रण बैन वायु के माध्यम से ही होता है। इसके बाद हम आते हैं अपान वायु जो है इसका स्थान है गुदा प्रदेश में है। इसका मूल कार्य हम ये कहते हैं कि ये हमारा मल जो है उसको निष्कासन का भूमिका निभाता है। जिस प्रकार प्राण का कार्य है कि हमारा शरीर का संचालन करना, उसी प्रकार अपान वायु जो है वो हमारा उसका कार्य है मल का निष्कासन करना। सबसे लास्ट हम ये कह सकते हैं कि प्राण है तो हम हैं, अगर प्राण नहीं रहता तो हमारा अस्तित्व भी नहीं रहता। यहाँ ही मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने अपने बेसिक नॉलेज आपने दिया, बहुत बढ़िया। कक्षा में किसी को भी प्रणाम जी, प्रणाम। कोई क्वेश्चन प्राण से रिलेटेड आपको ब्यूटी मैडम से पूछना है तो आप आके सामने आकर पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस पूछिए। हाँ, कौन सा
कौन सा प्रदेश से युवती जी जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को बताइए ना। हाँ, कौन से प्रदेश से हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न होता है स्वास्थ्य संबंधी या बताए थे, उसी को थोड़ा सा मेरे को बताइए ना। अच्छा बीमारी के बोल रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ, अच्छा बीमारी जो है वो तो बीमारी उत्पन्न देखो हमारा शरीर में पूरा शरीर में कहीं ना कहीं जैसे पेट से आपका पाचन संबंधी बीमारी होता है, तो जी जी। उसको आप ठीक करना चाहते हो तो समान वायु का संतुलन होना चाहिए। समान वायु जो है उसको संतुलन होने से आपका पाचन संबंधी कोई भी पेट से ही तो बीमारी का उत्पन्न है ना। अगर पेट में प्रॉब्लम है, ये बीमारी आता है, वो बीमारी आता है, कई सा भी बीमारी आता है, तो पाचन संबंधी कोई सा भी आपका बीमारी जो है उसको आपको ठीक रखने के लिए पाचन तंत्र को, तो हमारा समान वायु को संतुलन रखना चाहिए। ओके, थैंक यू। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन? जी दीदी, जैसे कि ये जो 5 वायु पंच प्राण है, तो पंच प्राणों को मतलब जैसे कि क्या बोलना चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम जैसे अभी किरण दीदी पूछी कि बीमारी होती है, तो उसको मतलब ठीक करने के लिए या कम ज्यादा जैसे होते हैं, तो सिम्टम क्या होते हैं अगर कोई व्यक्ति मरने वाला होता है, तो मरने के बाद तक का कौन सा वायु हमारे शरीर में अंतिम तक रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट वायु प्राण? प्राण वायु तो है ना। अगर आपका शरीर में प्राण है तो आप है। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा प्राण वायु जब मतलब प्राण जो शरीर से निकल जाता है तो अभी तो हम मर जाते हैं ना। नहीं दी, तो उसमें एक उप प्राण भी होता है ना जो लास्ट तक रहता है, मतलब सबसे लास्ट में वो छोड़ता है। हर एक प्राण धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट तक जो प्राण रहता है, मतलब शरीर के डेथ होने के बाद भी जो प्राण लास्ट में निकलता है, वो कौन सा है? मैं एग्जैक्ट नहीं बोल पाऊंगी, शायद धनंजय प्राण। हाँ, धनंजय ही मैं बोली हूँ। हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक है। जी जी। हेलो दी, ब्यूटी दी, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि हम अपने प्राणों को कैसे संतुलित रख सकते हैं? हमारा आहार, खाना पीना, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा डेली का जो एक्सरसाइज, डेली रूटीन जिसको कहते हैं, तो हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी में तो सांस प्रश्वास वायु का तो काम आता है ना। हम जो आहार लेते हैं। अच्छा, तो मतलब आहार और एक्सरसाइज ये 2 चीज से हम संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूं क्या, कुछ ऐड ऑन करूं? जय गुरुदेव। नीलू जी, जब हम लोग उज्जयी ब्रेथ लेते हैं और जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उससे हमारे जो पंच प्राण जो है ना वो संतुलित रहता है। खाना भी, अभिजीत दी ने बहुत, ब्यूटी दी ने सही बोला, खाना भी रिलेटेड है, लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है तो हमारे उसी को तो प्राणों को संतुलित। मैडम, मैं तो उसी को बोली हूँ, उसी ने हाँ हाँ, आप एक्सरसाइज बोले हो, आप वही बोले हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज और ना, और हाई प्राणा लेवल का फूड, मतलब ताजा और मतलब गरम गरम खाना। तो खाना मतलब मैं तो उतना नहीं बोली, लेकिन आहार तो हाँ बोली हूँ नहीं ना। नहीं, आप सही बोले हो दीदी, आप एकदम सही बोले हो। दोनों ही बोली हूँ मैं, मतलब एक्सरसाइज हाँ, तो मैं दोनों आप एकदम सही बोले, और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ जी ब्यूटी मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, ब्यूटी मैडम, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है आप सामने आके बोल पा रहे हो स्क्रीन पे, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा गया बुरा गया, मैं उस चीज को कभी मायने नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये चीज देखता हूँ कि आपने आकर बोला, ये बहुत बड़ी बात है। और वैसे आपका प्रेजेंटेशन एक्चुअल में अच्छा था, और धीरे धीरे अब जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी अपने आप ही इन चीजों की क्वालिटीज आपकी बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया। इनके बाद में नवदीता मैडम तैयार हैं? ठीक है, नवदीता मैम के बाद कोई है क्या प्रेजेंटेशन के लिए, या उसके बाद फिर मैं क्लास कर रहा हूँ आगे? यस सर, मैं भी तैयार हूँ। अरुणा मैडम है। ओके नवदीता मैम, आप अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं।
आप कैसे प्रेजेंट कर रही हैं? प्रेजेंटेशन करेगी या कैमरा खोल के बोलेंगे? कैमरा खोल के ठीक, बस आपका किया कैमरा था। ठीक नहीं रखा है, सामने रख लीजिए कैमरे को, नीचे नहीं से बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। प्रॉब्लम है ना, तो सामने रखते नहीं बन रहा है, साइड में ही रखूंगी। साइड फ्रैक्चर में? है पैर में, दीदी के फ्रैक्चर है। अच्छा फ्रैक्चर है अच्छा, मेरा। सामने हाथ में भी ले सकते हो फोन को। एक हाथ में कॉपी रखी हूँ सर, पढ़ते नहीं बनेगा। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप कीजिए। ओके मैम। सब मैंने राइटिंग में किया हुआ है, सभी ध्यान से सुनिएगा। आंख द्वारा किया गया निदान उपचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंखों की पुतलियां तीव्र और जीर्ण रोगों की पहचान कराने तथा उनके कारणों को समझने में सहायक सिद्ध हुई हैं, क्योंकि कारणों को सही रूप से पता लगाना कठिन होता है। आंख शरीर में निहित जीवनी शक्ति, वंशानुगत रोग, शरीर की चुस्ती सुस्ती, शरीर में जमा दूषित पदार्थ एवं उनके जमा होने की जगह तथा औषधि सेवन से पैदा हुए विभिन्न प्रकार के विष के प्रभाव को दर्शाता है। उसके द्वारा जितनी भी अधिक जानकारी प्राप्त होती है, उतनी दूसरी किसी भी विधि में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः आंख द्वारा निदान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्राकृतिक चिकित्सा में। आंखों का बाह्य रूप पूर्ण परीक्षण करने पर नीचे लिखे अनुसार रोगी की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जैसे आंखों का अंदर धंसा होना, श्वेत प्रदर, चर्म रोग, दुर्बलता, स्वप्न दोष, शरीर में पानी की कमी करने वाले रोग और रक्तस्राव इत्यादि को बताते हैं। आंख की सूजन व पलकों की सूजन, यकृत, गुर्दे, हृदय रोगों के कारण ऐसा हो जाता है। आंख का लाल होना, नजला, जुकाम, उच्च रक्तचाप, मस्तिष्क विकार, पागलपन, तेज बुखार के लक्षण के कारणों को दर्शाता है। आंखों में सूखापन, यकृत व गुर्दों के रोग, वंशानुगत रोग होने के कारण ये सूजन या रूखापन दिखाता है। आंखों के आगे अंधेरा छाना, बेहोशी, सिर दर्द, खून की ज्यादा कमी, हृदय की अत्यधिक धड़कन और चक्कर को दर्शाता है। आंख की झिल्ली का सफेद होना, खून की कमी के कारण ऐसा हो जाता है। आंख की पुतलियों का सिकुड़ना, अफीम सेवन से आंख की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। आंख की पुतलियों का फैलना, मोतियाबिंद, मिर्गी या सांप काटने से ऐसा दिखता है। एक आंख का उभरा हुआ लगना, सिर में रसौली के कारण एक आंख उभरा हुआ दिखता है। आंखों के चारों ओर नीला अथवा गोल काला घेरा पड़ना, तो ये होता है पेट की गड़बड़ी के कारण। यदि पेट में ज्यादा गड़बड़ी है तो ऐसा होने लगता है। आंखों में दर्द होना व जलन होना हृदय रोग के कारण होता है। आंखों में धुंधला दिखना खून की कमी के कारण या खराबी के कारण भी होने लगता है। और आंखों में एक वस्तु का दो दिखना, कई बार हमें दो दो वस्तु मतलब एक ही जगह में दो दृश्य दिखने लगता है। यकृत व गुर्दों में विकार के कारण तथा मधुमेह के कारण ऐसा होने लगता है। और अत्यधिक बढ़ा हुआ शुगर, यदि बच्चा सोते समय आंख थोड़ी खुली रख करके सोता है तो यह यकृत में खून के कम सप्लाई के कारण ऐसा हो सकता है। प्लीहा इतना खून न बना पाए कि जितना वो यकृत को सप्लाई हो सके, तब ऐसे बच्चों में कई बार उनकी आंखें अध खुली रह जाती हैं। यही कई बार बड़े या वृद्ध व्यक्ति भी ऐसा कर सकते हैं, उनकी भी आंखें सोते समय अध खुली रह सकती हैं। तो यही काम तब भी हमें समझना चाहिए, जिससे पर्याप्त रूप में यकृत को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है। यह स्थिति अत्यंत दयनीय होती है और उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। तो आंखों के लिए मैंने जो सर्च किया था उसके अनुसार मैंने इतना सारा मैटर कलेक्ट किया है। थैंक यू। थैंक यू नवनीता मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आपने अपने अनुसार, आपको मेडिकल प्रॉब्लम भी उसके बावजूद भी आपने तैयार किया, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा।
थैंक इससे यू सर। रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो मैडम से भी पूछ सकते हैं आप। एनीवन, कोई भी? बस नवदीता जी जी ये बताइए कि हम अपने आँख को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। आंखों के जनरल स्वास्थ्य के लिए तो ये कि उसके रख रखाव में ध्यान दें। सुबह जैसे सोकर के उठते हैं तो पानी से अच्छे से छींटे लगाएं, उसमें मुंह में पानी भर करके छींटे लगाने से तो और भी स्वस्थ स्वस्थ रहेगी आंखें हमारी। और त्राटक क्रिया, जिन लोगों की आंखों में जरा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग ही हो रहा है, वो रात में अपना त्राटक क्रिया कर सकते हैं, योगी लोग। और इसके अलावा अच्छा खान पान जो आंखों को जैसे विटामिन ए बोलते हैं कि ज्यादा फायदेमंद होता है, तो विटामिन ए से संबंधित खाना पीना रखना चाहिए जो डेयरी प्रोडक्ट में होता है, पीले फलों में होता है। और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सब जानते ही हैं। उन चीजों का सेवन अच्छे से करना चाहिए, ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, और बीच बीच में आंखों को एक्सरसाइज भी देना चाहिए पलके बंद करके। जैसे आजकल सभी लोग स्क्रीन पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो अपने आंखों को बीच बीच में रेस्ट भी दें। ओके जी, थैंक यू। सभी लोग कोशिश किया करो बदल बदल के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछने की। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका भी और जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका भी। अच्छा दी ये आप निवेदिता जी, हाँ, मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। आंखों में जैसे इन्फेक्शन होती है तो उसमें आपने कहा कि पानी डालना चाहिए, तो उस पे तो हम पानी नहीं डाल सकते, तो उसके लिए क्या उपचार होगा? जी, मैंने आंखों के इन्फेक्शन के लिए नहीं बताया था, जनरल स्वास्थ्य के लिए बताया था, रख रखाव के लिए। आंखों के इन्फेक्शन के लिए तो डॉक्टर से मिलना होगा, डॉक्टर जो दवाई दे वो ही करे, क्योंकि ये दूसरों को फैलता भी है इन्फेक्शन। इसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम कैसे इलाज कर सकते हैं? इसकी अभी मुझे ज्यादा खास जानकारी नहीं हुई है कि प्राकृतिक चिकित्सा में आंखों के इन्फेक्शन के लिए कौन सा हम चिकित्सा लें। कोई बात नहीं, थेरेपी का टॉपिक है प्रेरणा जी। थेरेपी का मैं भी समझाऊंगा आपको। अभी मैडम का जो मेन टॉपिक था आंखों के द्वारा निदान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर एक मेरा सवाल है। जी। हाँ निवेदिता जी, मतलब चूंकि मैं शायद मैं सुन नहीं पाया हूँ या ऐसा करके, आपने डायबिटीज के बारे में बताया कि उसमें जिनको आंखों से कैसे पता करेंगे कि डायबिटीज का प्रॉब्लम है उनको, थोड़ा एक बार फिर से बता देंगे उसको। सूजन, आंखों में सूजन रहता है भी, या लालिमा रहती है और हल्की खुजली बनी रहती है आंखों में। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू भैया। दीदी, और आंख से जैसे कंटिन्यू आंसू निकलते हैं जैसे कि खाना खाने के टाइम, और तो ये किस चीज का सिम्टम है, आंख से दिन भर आंसू निकलना? हो सकता है कि उसकी अश्रु थैली में कुछ प्रेशर पड़ता होगा। कई बार अश्रु थैली क्या होते है कि प्रॉब्लम करने लगते हैं, उसमें सूजन आ जाता है या कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, तो गर्मी के कारण आंखों से आंसू आते हैं सामान्यतः। तो खाना खाने से हो सकता है कि उसमें गर्मी ज्यादा लगती होगी, कुछ टेम्परेचर का अप एंड डाउन होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आंख से आंसू आने का रीजन बीपी, शुगर, ऐसा कुछ भी हो सकता है? ये मान सकते हैं कि सिर्फ आंखों में ही प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे रिसर्च में तो अभी तक वो नहीं आया है, आंखों से आंसू का तो नहीं आया। ऐसे हल्का कम आंसू आना तो आंख की सफाई के लिए रहता है, उसे टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही रहता है। लेकिन यदि ज्यादा आ रहा है तो फिर किसी चिकित्सक से सलाह ली जा सकती है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। हेलो। हाँ मैडम, एक क्वेश्चन है। ये आंख की पलकें फड़फड़ाती, उसका क्या कारण है? आंखों के पलकों का तो सामान्य तौर पर अपना सामान्य नियम है, उसको तो बार बार मतलब गिरना और उठना ही है, जिससे सफाई होती रहती है। लेकिन यदि ज्यादा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि कुछ कमजोरी आ रही है, आंखों में कमजोरी है जिसके कारण आ रहा होगा। तो थोड़ा एक्सरसाइज करें आंखों का,
8 से 10 बार पलकों को कस के भींचें और फिर आंखों को अच्छे से खोलें और चारों तरफ पुतलियों को घुमाएं 20-20 बार चारों दिशाओं में, तो बहुत कंट्रोल हो जाएगा। और रात में त्राटक क्रिया करें। त्राटक के लिए सामान्य है कि आप अपने जहां पर आप लेटते हैं सोते हैं रात में, वहां पर कुछ एक ओम जैसा बिंदु या फिर ओम लिख करके रखें डार्क कलर से, और उसको देखते रहें हल्के, बिना टेंशन से, बिना स्ट्रेस के, और धीरे धीरे देखते हुए 10 से 15 मिनट तक फिर आंखों को बंद करके आराम से वहीं पर लेट जाएं। पानी के छींटे मारे तो बेस्ट है, लेकिन यदि नहीं कर पाते, नींद उड़ जाती कई बार, तो आराम से सो जाएं। तो इससे भी आपकी जो छोटी मोटी समस्या आंखों की वो चली जाती है और रोशनी तेज हो जाती है। थैंक यू मैम। अच्छा, तो निवेदिता जी, सवाल मेरा फिर से है। हाँ तो हाँ, जी मुझे बोलिए भैया। तो त्राटक करने से लोग नजर का चश्मा भी उतर जाता है क्या? हाँ हाँ, यदि स्टार्टिंग है तो उतर ही जाएगा भैया, और यदि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो कुछ तो कम होगा या स्टेबल हो जाएगा। उसका क्या डेली उपाय है? प्रैक्टिस कीजिए आप। त्राटक डेली करने से वो चांसेस बन जाते हैं? हाँ हाँ, चांस तो बन जाता है। पहले किसी जैसे को भी जैसे अभी सर ने ज्ञान बताया था कि तीव्र रोग और जीर्ण रोग के बारे में उन्होंने बताया था कि जीर्ण रोग को जैसे आता भी आराम से हमारे शरीर में और जाता भी आराम से, मतलब कि काफी समय लगता है निकलने में। तो जी भैया। जिनको जिनको चश्मा लगा हुआ है तो उनको भी समय लगेगा, त्राटक करते करते धीरे ही जाएगा ना, मतलब यही हाँ हुआ ना? भैया, और ओके आप जी। तो अगर ना नेचुरोपैथी के क्लास पर क्लिनिक में, तो आप अपना शिरोधार्य करवा लेना भैया, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, बिल्कुल करें। मैं तो शनिवार को जा ही रहा हूँ, देखता हूँ क्या हाँ, करता हूँ। आप चलिए, नहीं, करा बहुत के अच्छा आओ, आपका फिर जवाब लगा। मैं नंबर भेजूंगी। नहीं, आप में कॉन्फिडेंट ठीक बहुत है, अच्छा है निवेदिता जी, आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और थैंक थैंक यू, यू भैया। सच में अच्छे से जवाब दिया, अच्छा लगा। निवेदिता बहुत मैम, मेरे बढ़िया। को एक जानकारी लेना था। बहुत जी लोग को मैं कल्याणी जी का देखती लास्ट क्वेश्चन। जी कल्याणी जी, हाँ जी। हाँ, मैं देखती हूँ कि हंसते वक्त उन लोगों का आंखों से बहुत आंसू निकलते हैं। इसका कोई कारण है क्या? वो मतलब क्या कारण? अश्रुग्रंथि में प्रेशर पड़ता है जब हम हंसते हैं, तो बहुत सारे मसल्स, हमारे फेस के सर्वाधिक मसल्स उसमें एक्टिव हो जाते हैं हंसने से। इसलिए बोलते हैं कि हंसना जरूर चाहिए। फेशियल एक एक्सरसाइज है हंसना। जैसे ही आप हंसेंगे ना, तो अश्रुग्रंथि जो है हमारी, उस पर प्रेशर पड़ता है और वो दबता है, तो उससे आंसू निकलने लगता है और क्लीनिंग हो जाती है, डिटॉक्स हो जाती है आंखें। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू नवदीता मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बनाया। थैंक यू जी। नेक्स्ट थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन अरुणा मैडम का है। जी अरुणा मैम, आप आ सकते हैं। सर इसके बाद मैं भी करूंगी। ओके जी मैम, मैक्सिमम 10 मिनट्स है, उससे पहले आपको ओवर करना है, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। मेरा टॉपिक था मूत्र के द्वारा निदान। तो थोड़ा बहुत लिखा है मैंने भी, मैं लिख के ही लिखा हुआ ही बताऊंगी सर आपको, और बाकी सब लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मूत्र परीक्षण भी रोग निदान में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इस लाइन से ही सबके समझ में आ गया है कि हमारे साथ भी हुआ है। हमने कई बार जैसे यूरिन टेस्ट करवाए हैं, है ना। कुछ भी होता है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट बोलते हैं ना। जो भी हमारे बॉडी में गड़बड़ होता है यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है। तो मूत्र परीक्षण से कुछ मुख्य ग्रंथियों के कार्य क्षमता के विषय में विशेष तथ्य सामने आते हैं। जैसे गुर्दे मूत्र नासिका रोगों का निदान किया जाता है। जैसे अभी बोला मैंने, बड़े से बड़े रोगों का पता अर्थात निदान भी मूत्र द्वारा लगाया जा सकता है। संक्रामक रोगों के रोगाणु उसमें सम्मिलित पाए जाते हैं। कुछ भी जैसे इन्फेक्शन होता है मूत्र के द्वारा हमें पता चल जाता है। महिलाओं में गर्भ धारण करने का निश्चय भी करते समय मूत्र परीक्षण सबसे पहले किया जाता है। इसी से पता चलता है कि मतलब गर्भ धारण है कि नहीं है।
इस परीक्षण में 95% से लेकर 98% तक यह पता चल जाता है कि उक्त महिला गर्भवती है कि नहीं है। इस परीक्षण में हार्मोन की जांच की जाती है। शरीर में वसा के पाचन से संबंधित गड़बड़ी के विषय में भी मूत्र परीक्षण के द्वारा किया जाता है ना। हमारे शरीर में कुछ भी हो तो यूरिन टेस्ट से, मूत्र परीक्षण से ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सी बीमारी है। मूत्र द्वारा ही प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर में आने वाली विजातीय द्रव्य को गुर्दे की सहायता से बाहर निकालना संभव हो जाता है। इस प्रक्रिया में रक्त में से तत्व गुर्दा बाहर करके रक्त शुद्ध करता है ना। जैसे डायलिसिस नाम से सुना है, जिसके गुर्दे खराब हो जाते हैं, वो यूरिन से ही पता चलता है ना कि हमारे गुर्दे सही है कि नहीं है, यूरिन में कितना यूरिया बाहर आ रहा है, क्या है। फिर डायलिसिस करके ही गुर्दे को ठीक किया जाता है। वही चीज इसमें बता रहे हैं। मूत्र विज्ञान चिकित्सा का क्षेत्र है। मूत्र पथ संक्रमण जैसे सामान्य समस्याओं, यूटीआई से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए आप मूत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आपका प्राथमिक चिकित्सक आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास भेज सकता है। कुछ भी हमारे शरीर में गड़बड़ होता है तो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, जाइए आप यूरिन टेस्ट करके आइए, है ना। वही मूत्र संबंधी समस्याओं के लक्षण के बारे में कुछ बता रहे हैं। मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है, मतलब किन किन चीजों में हमें मूत्र रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। मूत्र में रक्त की उपस्थिति, एक स्थिति जिसे हिमाट्यूरिया भी कहा जाता है। जैसे यूरिन करते समय मान लीजिए आपका ब्लड आ रहा है, तो ऐसे समय में हमें विशेषज्ञ से मिलने की आवश्यकता है। बार बार, जैसे बार बार किसी को यूरिन जाना पड़ता है, पेशाब जाना पड़ता है, जाने की आवश्यकता होती है। पेशाब के दौरान जलन या दर्द होता है, पेशाब आने में कठिनाई होती है, जिससे यदि आप अपनी पीठ के निचले हिस्से, पेड़ू या दोनों तरफ दर्द का अनुभव करते हैं तो भी मूत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। मूत्र का रिसाव या कमजोर मूत्र प्रवाह, टपकना, कई लोगों को जैसे यूरिन आने में भी तकलीफ होती है, धीरे धीरे आता है। आम रोगों का इलाज एक मूत्र विशेषज्ञ के द्वारा किया जाता है, जैसे गुर्दे की बीमारियां, जैसे किडनी की बीमारी हो गई, गुर्दे की पथरी अगर हो गई हो तो मूत्र के द्वारा पता लगाया जा सकता है। मूत्र चिकित्सा एक ऐसी वैकल्पिक चिकित्सा है जिसमें कई रोगों के निदान के लिए मानव मूत्र को औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कई लोगों ने, जैसे हमने सुना है ना, खुद का कभी हमने किया तो नहीं मैंने, बट मैंने सुना है कि अब्दुल कलाम जी हो गए और ऐसे कुछ, जैसे सुबह सुबह का जो मूत्र होता है हम इंटेक करते हैं, बहुत से लोग इंटेक करते हैं, है ना, तो औषधि के रूप में मानते हैं उसे। मूत्र थेरेपी को यूरोथेरेपी या यूरिनोथेरेपी अथवा यूरोपैथी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। मूत्र को औषधि के रूप में विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अभी मैंने बताया। मतलब इस इलाज में स्वयं के मूत्र का सेवन किया जाता है, या शारीरिक सुंदरता बढ़ाने या त्वचा संबंधी विकारों को दूर करने के अपनी त्वचा पर अपने मूत्र की मालिश भी की जाती है। मूत्र चिकित्सा विभिन्न रोगों के उपचार के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है। फिर भी चिकित्सीय उपयोग के लिए इसे वैज्ञानिक रूप में पुष्टि नहीं हुई है। मूत्र में पानी की 95%, यूरिया की 2.5% मात्रा होती है और शेष 2.5% खनिज लवण, हार्मोन और एंजाइम का मिश्रण होता है। केवल यूरिया, जो मूत्र का नाम है, जहरीला हो सकता है जो खून में उपस्थित हो। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया रुना मैम। और आपका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है रहा प्रेजेंटेशन में कि आप अपने व्यूज साथ साथ में दे रहे थे।
अपने आइडियाज, अपने एग्जाम्पल्स, अपने एक्सपीरियंस, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक तो होता है देख के पढ़ना और एक होता है साथ साथ में अपने आइडियाज देना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू कक्षा सर। में कोई भी अरुणा मैडम से कोई आज के यूरिन के द्वारा जो निदान, मूत्र के द्वारा जो निदान, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मैडम से भी। मैम मैं पूछूं? अरुणा मैम, यूरिन जब होते हुए जब अपन यूरिन पास करते हैं तब उसमें जलन होने से कौन सी बीमारी का पता चलता है? जी वो इसीलिए डॉक्टर की सलाह लेने के लिए बोले हैं ना, कि कुछ भी हो सकता है। अपन कई कुछ भी हो सकता है, जलन के कई कारण हो सकते हैं ना, पथरी हो सकता है या किडनी की बीमारी हो सकती है या कुछ भी, जैसे इसीलिए डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। अगर कुछ आपके यूरिन में कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि यार यूरिन में ये हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लो कि मुझे क्या हुआ है, ये पता चल जाएगा। ये पानी की कमी से भी हो सकती है क्या? बोल नहीं सकते अपन ना, कई बार जैसे देखो अगर किडनी का बीमारी है तो उनको पानी कम पीने के लिए बोलते हैं, है ना, पानी ज्यादा पिए तो उनके लिए गड़बड़ है। तो हम बोल नहीं सकते, पता नहीं कर सकते, इसीलिए उसके स्पेशलिस्ट के पास में जाकर आप पता लगा सकते हैं कि भाई हमारे मूत्र में अगर जलन हो रही है तो किस कारण से हो रही है। अगर छोटी मोटी कुछ होगा तो वो तो आप पानी पीने से हम ठीक कर सकते हैं, उससे ज्यादा से ज्यादा पानी पियो तो वो तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर मेरे शरीर में गर्मी हो गई है तो भी मूत्र में जलन होता है ना, गर्मी से भी होता है कि नहीं? तो कुछ भी अपन जी मैम, उसको थैंक यू। साधारण से नहीं ले सकते हैं, एक बार दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है। जी मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, प्रिया जी कुछ पूछ रही शायद। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू अरुणा मैम, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सर, जय गुरुदेव। अभी माधवी मैडम प्रेजेंटेशन देंगी, उसके बाद में मैं आपको मेड थेरेपी के बारे में पढ़ाऊंगा, तो सभी बने सर रहेंगे इसके बाद मैं भी ट्राई करूंगी। अच्छा, अंकिता भी जी हैं, चलो माधवी मैडम फिर अंकिता जी और इसके बाद में लास्ट में मेड थेरेपी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी माधवी मैडम। जी सभी को जय गुरुदेव, नमस्ते। मेरा नाम माधवी है, मैं MA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और महर्षि यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है मल द्वारा निदान। निदान का मतलब ही से समझ में आ जाता है कि हम जो है कैसे अपने रोगों से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा निदान पा सकते हैं, है ना। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन शो करना चाहती हूँ। माधवी मैम लैंडस्केप में कर लेंगे, ठीक है मैम। सर मेरे को तो क्या लैंडस्केप, आप प्रेजेंटेशन निकाल के फोन हाँ को यस सर, साइड एक में टेढ़ा मिनट कर सर, लेना, ठीक है। यस सर, यस सर। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ जी विजिबल है। हाँ मैडम आ रही। एक मिनट, सर ये विजिबल है क्या? आ रहा है, दिख रहा है क्या? बिल्कुल साफ दिख रहा है मैडम। यस सर। तो मेरा टॉपिक है मल द्वारा निदान। तो इसमें देखिए क्या हमें जो है सबसे पहले ये कहा जाता है कि सुबह उठ के जो है प्रभाते कर दर्शनम, एक कहावत भी था। तो प्रभाते मल दर्शनम, मल को हम देख के हम अपने अंदर की क्या बीमारी है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। तो आज हम मल के टाइप्स के बारे में या मल कैसा होता है, इसको हम कैसे देखेंगे, थोड़ा सा हम कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है सर। क्या आपका मल सूखा और पत्थर की तरह सख्त है, या फिर क्या आपका मल टूटा हुआ है,
या थोड़ा सा जो है बंधा हुआ है लेकिन सख्त है। तो ये जो है सबसे पहले ये हमें सुबह उठ के अपने मल को जरूर देखना चाहिए। इसका यह मतलब होता है कि जब आपके पूरे शरीर में वायु और धरती ये दोनों महाभूत बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये ऐसा होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा शरीर पंच महाभूत से मिलके बना होता है। ये देखिए जब हमारे शरीर में हीट ज्यादा हो जाता है तो आपका मल जो है बहुत ढीला और पानी डालने पर टूट जाता है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में जो है हीट अग्नि तत्व जो है ज्यादा हो गया है। और यदि आपका मल बहुत ही चिपचिपा है और मुश्किल से मतलब निकल रहा है और बलगम के साथ निकलने वाला मल है, तो इसका मतलब ये हम ये समझ सकते हैं कि आप बहुत कुछ दिनों से ऐसी चीज खा रहे हैं जिसे आपका शरीर जो है पचा नहीं पा रहा है और बहुत ही मुश्किल हो रहा है निकलने में। और मल का रंग जो है साधारणतः जो है मिट्टी के रंग जैसा होता है, और यदि मल के रंग जो है अलग हो जैसे पीला और काला है तो हमें थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। ये तो यही है यार, हाँ ये यस, ये देखिए लाइट येलो, ब्राउन और ब्लैकिश यदि ये मल है तो हमें जो है यदि ब्लैक स्टूल आपका आ रहा है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। और एक बात और है, जैसे मल का रंग जो है हमारे व्यंजन के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रभावित हो सकता है। लेकिन जो है आपका मल जो है सामान्य तौर पे जो है नॉर्मल येलोइश होता है, लेकिन आप ध्यान दिए होंगे जो बहुत ज्यादा गाजर जैसे खा लिए या बीट रूट खा लिए या पालक खाए हैं तो आपका मल का रंग जो है परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि हरा मतलब आता है, या फिर बीट रूट खाने से देखिएगा जनरली वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, आपने महसूस किया होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि आपका मल यदि काले रंग का है तो आपके शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा जो है ज्यादा हो गई है ना। और यदि आपका मल जो है लाल है, जैसे अभी देखो मैंने कहा ना बीटरूट खाने से लाल होता है, और केशव नट्स भी मतलब खाने से, मतलब खाने के ऊपर भी हमारे मल का रंग चेंज होता है, ठीक है। यदि आपका मल निकलते समय दर्द और तकलीफ हो रहा है तो आपके शरीर में सूखापन और गैस की मात्रा ज्यादा हो गई है। आपका शरीर सूखा हो गया है तब देखिए कभी कभी जैसे पानी भी नहीं पीते हैं तो हमें तकलीफ होती है, और जब यदि बवासीर का प्रॉब्लम है तो खून भी निकलता है मल निकालते समय। तो और यदि आपका मल बहुत ढीला है और जल्दी निकल जा रहा है तो आपका मल अत्यावश्यक ढंग से निकलता है तो भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ गई है ना। ये देखिए सर, दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? हाँ जी दिख रहा है जी। जी बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत बढ़िया। यस सर। यदि आपका मल चिपचिपा है और धीरे से निकल रहा है और चिपक जाने वाला है, देखिए कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा और मुश्किल होता है मल निकलने में, ऐसा लगता है कि मतलब पूरा गैस हो गया है और काफी समय से हम पेट साफ नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में आप यदि पेट भी साफ हो जाता है तो आपको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो आपके शरीर में तेल की मात्रा अधिक हो गई है। तो इस तरह का मल निकलने से आपको पूर्णता का भी एहसास नहीं होता है और काफी बदबूदार रहता है। तो ये चीज हमें जो है ध्यान देना चाहिए, ये ऑयली बॉडी। और यदि आपके मल में खाने का एक टुकड़ा है, इसका मतलब है कि आपका जो खाए हैं आप वो पचा नहीं है, उसको बॉडी ठीक से पचा नहीं पाया है। तो ऐसे में कोई खतरे की बात नहीं होती है, लेकिन आपको अपना खाना जो है अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, ये इंडिकेशन है ना। तो जनरली देखिए बच्चे लोग के मल में हमने जो है, हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी हमारा मल देख के हमारे पेट का अंदाजा लगाती थी, और जब हम माता बने तो हम भी अपने बच्चे का ऐसे ही मल देख के ही उनका पेट का गड़बड़ी का अंदाजा लगाते हैं, है ना। तो ये आप लोग सबने महसूस ही किया होगा। तो ये कुछ चार्ट है जो ड्राई, कोल्ड बॉडी, हीट बॉडी और ऑयली बॉडी के लिए, जो वात पित्त कफ से रिलेटेड है ना, जिसमें भी दोष ज्यादा होता है तो उसी के अनुसार जो है हमारा मल जो है प्रभावित होता है।
तो वात दोष और पित्त दोष और कफ दोष, ये तीनों जो है दोष के हिसाब से जो है हमारा मल जो है, जैसे वात दोष में बहुत कम होता है, सूखा और सख्त होता है, टुकड़ों में बंधा हुआ होता है और फटा हुआ होता है, अनियमित कब्ज की तरफ इशारा करने वाला होता है, और बहुत ही दर्द होता है, और सूखा होने की वजह से जो है बहुत ज्यादा गैस बनाता है। क्योंकि ये ठंडा और सूखा शरीर के लिए मतलब वात दोष होता है। और जिसको पित्त दोष होता है, वो पित्त मतलब अधिक गर्म हो जाता है, तो इसमें जो है मल की मात्रा ना ज्यादा रहती है ना कम रहती है, और ये जो है तरल होता है थोड़ा सा, और इसका जो स्वरूप कैसा होता है, ढीला, पानी में टूट जाने वाला होता है, और ये बार बार दस्त की तरफ इशारे करने वाला होती है। मतलब ये इसका कोई निश्चित रूप से नहीं होता, ये हमें बार बार जाना पड़ता है, और बहुत तेजी से निकलने वाला और अत्यावश्यक तरीके से निकलने वाला होता है पित्त दोष वालों को। और क्योंकि ये क्यों होता है, अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण जो है ऐसा होता है पित्त दोष के व्यक्ति को। और जिनको कफ दोष होता है उनमें तेल की मात्रा, अधिक तेल वाला शरीर वालों को कफ दोष होता है, और जो है उनका जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मल होता है, तेल वाला, चिपचिपा, धीमा धीमा निकलता है, और ये बलगम सहित निकलता है। इसका स्वरूप जो है बलगम की ओर इंगित किया गया है, और ये जो है निकलने के बाद भी हमें नियमित तो होता है लेकिन पूर्णता का एहसास नहीं होता। हम मल तो करते हैं लेकिन हमारा पेट जो है अच्छे से साफ नहीं होता है, और यह धीमा और ना साफ होने वाला रहता है, धीमा धीरे धीरे निकलता है, जिसमें शरीर में तेल ज्यादा होने से इस प्रकार का होता है, और ये कफ दोष वालों के लिए ऐसा होता है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। और ये क्यों होता है, जब हम कैफिनेटेड ड्रिंक, आप देखे होंगे कॉफी जो है थोड़ा सा कैफीन होता है, तो ये जो है हमारे मल को जो है टाइट कर देता है, मंद बनाता है, तो इसे हमें रात को सोने से पहले जो कॉफी पीते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। और रात को जो है राजमा जो किडनी बीन्स कहते हैं, राजमा से भी हमें इस दोष वालों को दूर रहना चाहिए। तो हमें, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें जो है देसी गाय का घी यूज करना चाहिए। देसी गाय का घी सेवन करने से क्या होता है, जो मल की जो प्रकृति है वो थोड़ा सा अंदर जाके मतलब वो अच्छा होता है, देसी गाय का घी। और दूसरी बात जो है फ्रेश इंडियन डेयरी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। और दूसरी बात है, शरीर को अभ्यंगा करना चाहिए, ऑयल मसाज करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। हम जो है अभी ठंड के दिनों में तो सभी को करना चाहिए, लेकिन हम इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो पहले के जमाने में देखिए बॉडी मसाज करके धूप लेते थे, विटामिन डी। तो आजकल जो है हमारी लाइफस्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि हमारे पास ऑयल लगाने के लिए टाइम भी नहीं है। लेकिन यदि आप टाइम निकाल के ऑयल मसाज करते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है और आपको बहुत आराम मिलेगा। और जिनको पित्त दोष ज्यादा है तो वो आप जो है अधिक मसालेदार ना खाएं, मिर्च, अंडे और उसका सेवन जो है नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। नहीं तो नहीं बोल सकती क्योंकि कम करें तो ज्यादा अच्छा होता है। और पित्त दोष होने से अधिक आप मीठी चीजें भी मीठी चीजों का सेवन और कड़वी चीजों का सेवन कर सकते हैं। मीठा नॉर्मल खाएं, कड़वी चीजों का सेवन ज्यादा करें। और यदि आप में कफ दोष है, ये देखें स्वीट एंड बिटर फूड, ठीक है। और यदि आप में कफ दोष है तो आपको जो है तली हुई चीजों का सेवन कम करना चाहिए। लेकिन यदि आप घर में बने हुए मसालेदार खाने का सेवन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि घर का बना जो है खाना वो बहुत ही ताजा और स्वच्छ होता है, हाई प्राणा वाला होता है। कच्ची सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और इस दोष से आपको दूध और दूध के उत्पादों का सेवन करना चाहिए। किस दोष के व्यक्तियों को? पित्त दोष के व्यक्तियों को अवॉइड करना चाहिए, सॉरी पित्त दोष के व्यक्तियों को दूध और दूध से बनी हुई चीजों को, प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, है ना। अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अच्छे मल की क्या क्या विशेषताएं होती है। एक अच्छा मल में क्या होना चाहिए? एक अच्छा मल में
उसमें थोड़ा सा तेल होना चाहिए और वो थोड़ा सा मुलायम और मिट्टी के रंग का हो और आकार में पके हुए केले के जैसा हो और शौचालय में जाते हैं तो शौचालय में चिपक ना जाए और पानी के अंदर तैरे, एक हल्की और आक्रामक गंध हो, गैर आक्रामक गंध हो, क्योंकि आक्रामक गंध रहता है तो देखिएगा कई बार ऐसा होता है जिनका पेट खराब हो जाता है तो वो उनके जाके आने के बाद हम नहीं जा पाते हैं, पूरे रोए छिद्र पूरा जल जाते हैं, ऐसा होता है कई बार, है ना। तो ये समझ जाना चाहिए कि आपका पेट गड़बड़ है, आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे हो या फिर आपके खाने में आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक अच्छे मल की एक विशेषता रहती है कि एक हल्की और गैर आक्रामक गंध वाली हो, प्राकृतिक और आसानी से निकलने वाला हो, आसानी से निकलने वाला हो जो, और एक बार मल निकलने के बाद आपको अच्छा लगे, ये चीज आपको एहसास होना बहुत जरूरी है कि आपको ये लगे कि हाँ मेरा पेट साफ हो गया है और आपको विश्राम और हल्कापन लगे। तो ये जो है अच्छे मल की विशेषता है, इससे आप देख के पहचान सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप अपने खाने पीने, अपनी प्रकृति, अपने सोने के तरीके पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जब आप टेंशन में होते हैं तो भी उसपे आपका मल जो है प्रभावित होता है। सर स्टॉप हुआ क्या शेयरिंग? यस। सो इस प्रकार जो है हम अपने मल को देख के हम अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू। यहाँ पे ही मैं अपने वचन को विश्राम देती हूँ। थैंक यू सर। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। दी मेरा एक सवाल था कि जैसे जनरली बड़े लोगों के कॉन्स्टिपेशन तो होते ही हैं, ऐसे बच्चे लोगों के में भी कॉन्स्टिपेशन होते हैं और वो बच्चे खाने पीने के लिए बहुत नाटक करते हैं क्योंकि उनको हम जबरदस्ती खिला नहीं सकते, वो मनमौजी हैं, बड़े लोग तो समझते हैं। तो उनको हम किस प्रकार से उनके कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सके, क्योंकि बच्चे अपने मुंह रहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जैसे देखिए यस, बच्चे जो है मनमौजी होते हैं तो उनको जो है एक नए नए टास्क और नए नए चीजों से, जैसे हमें तो पता है कि आलू नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनको हम अवेयर करके, जैसे बहुत ज्यादा नहीं भी खा रहे हैं तो हम आलू में थोड़ा सा उनको बीट रूट और गाजर पीस के डाल दिए तो इसी बहाने ठीक है आलू की मात्रा कम रहेगी, उनको कटलेट बना के दे दिए तो बच्चे वो जो है शौक से खा लेते, तो कम से कम उसमें उनको गाजर और बीट रूट तो चला गया। जैसे मैं अपने क्लास में ये करती हूँ, आज मैंने टास्क दिया कि आप लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते मैडम? हम करेंगे, कल सुबह उठ के 5 पत्ती नीम की पत्ती खाना है। तो सारे बच्चे तैयार हो गए। क्यों? उसके खाने के बाद आपको चॉकलेट स्प्रेड बनाना मैं सिखाऊंगी और चॉकलेट स्प्रेड मिलेगा। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सा उनको टेक्निकली और उनके मन के अनुसार करना पड़ता है, तो बच्चे सुन लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये तो थोड़े बड़े बच्चे हुए, मान के चलिए 2.5 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनको तो हम कुछ भी नहीं खिला सकते, अगर उनको टास्क भी नहीं दे सकते। 2.5 साल 3 साल के बच्चे तो उनको तो सेंस ही नहीं रहता, तो उनको फिर वही चांद तारा खिला के लिक्विड डाइट, पालक का सूप बना दिए, थोड़ा सा कर दिए, खा लेते हैं, बच्चे खाते हैं। उनको मन भटकाना है, मन भटका के आप खिला दोगे तो खा लेते हैं। वैसे क्या खिलाना चाहिए दी उनको, मतलब जो उनके लिए बहुत अच्छे से डाइजेस्ट तो कर सके और कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि दवाई पे तो हम हमेशा नहीं रख सकते। हाँ, बच्चों को 2.5 साल मतलब तो वो देखो, अनाज यदि खाना शुरू करें तो आप पानी, दाल पानी और टमाटर का जैसे दे सकते हैं। अब 2.5 साल 3 साल के बच्चों को तो आप कर सकते हैं ना, दाल पानी पिला दिए, फिर टमाटर का थोड़ा सा छान के वो कर दिए, है ना। और जैसे आप चावल को मैश कर रही हैं पूरा अच्छे से, तो उसी में गाजर का जैसे पीस के डाल दिए आप ना, वो कितना खाता है, इतना ही तो खाता है। उसमें हल्का सा शुद्ध घी डाल दिए, खाते हैं बच्चे। मैं कुछ बोलूं? हाँ गौरी, जी। मैं जैसे मेरा भी बच्चा है ना, 2 साल का था, तब से ही मैं उसको दलिया भून के, देसी घी में दलिया भून के और ड्राई फ्रूट्स उसमें मतलब थोड़ा सा बादाम वगैरह मिला के भून के पीस के रख लेती थी। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा एक खाते थे, 1 कटोरी भी नहीं है, थोड़ा सा खाते थे, तो 1 चम्मच उसको मैं पानी में पका के, कभी नमक में कभी शक्कर में, तो बहुत शौक से खाता था,
बहुत शौक से। मैं लेकिन उसको एक चीज मैं ये कहूंगी, बच्चा यदि खा नहीं रहा करके आप छोड़ दोगे ना तो उसके मुंह में स्वाद आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो नया नया वो है, उसको तो पता ही नहीं कुछ भी। तो आप बच्चा भले खाए चाहे मत खाए, जैसे मेरा बेटा भी 19 साल का हो गया, तो मेरा बेटा जब छोटा था वो खाए चाहे मत खाए, वो जब मैं धीरे धीरे करती थी एक समय के बाद फिर वो खाने लगता था, तो उसके मुंह में वो स्वाद आ ही जाता है। क्योंकि जब छोटे बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो दूध पीते हैं उनको कोई स्वाद नहीं रहता है, तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है कि हम उसको धीरे धीरे, ठीक है आधा चम्मच या 1 चम्मच तो खाएगा ना, तो वही हमारे लिए काफी है, फिर धीरे धीरे 2 चम्मच खाएगा। तो खिलाना, सब चीज खिलाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना। दी वात का मतलब वात दोष जो होती है उसमें हमारा जो आप बोल रहे स्टूल पे कफ भी निकलती है साथ पे, तो ये चीज अच्छी होती है या फिर बुरी होती है? मतलब सेहत के लिए कैसी होती, मतलब निकल रही है स्टूल के साथ पे हमारा कफ भी साथ पे, तो वात के साथ मतलब कफ, देखो यदि नहीं आपका नहीं, स्टूल कफ 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 दोष वालों के साथ, सॉरी। कब्ज ना क्या बोले? कफ दोष जो है ना, जिसका कफ दोष है उसके स्टूल के साथ भी कफ निकलती है, आपने कहा ना कफ निकलती है, और हाँ निकलती है कफ भी स्टूल के साथ, तो वो चीज हमारे बॉडी के लिए अच्छी होती है या फिर गलत हाँ होती देखो, है? स्टूल के साथ, देखो बचपन में भी हम स्टूल के साथ कफ निकलना तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपका मल के साथ में कफ भी निकल जा रहा है। लेकिन जो है बहुत ज्यादा सूखा और सख्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बहुत सूखा होने से फिर वो बाबासीर की ओर इंडिकेट करता है। तो हमको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, पालक खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, और समय का ध्यान रहना चाहिए, और ज्यादा तनाव में नहीं रहना चाहिए। बहुत इफेक्ट पड़ता है तनाव का भी। कई लोग क्या होता है, मल नहीं हुआ बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, उसका भी सीधा असर होता है हमारे डाइजेशन पे। अच्छा, मीन्स मल के साथ साथ हमारी कफ भी बाहर निकल रही तो अच्छी होती है। हाँ ओके, थैंक यू। माधवी मैम, जी जैसे प्रेरणा ने पूछा कि मल के साथ कफ, तो जैसे अपन जीर्ण रोग के बारे में बात करते हैं, तो थोड़े टाइम के लिए अपने को सर्दी होती है तो कफ निकलता है, तो मुंह के द्वारा या मल के द्वारा निकलता है, तो उस टाइम के लिए अपन सोचते हैं ये ठीक है। पर अगर कंटिन्यूटी में 1 महीने ये जो चल रहा है कि आप जा रहे हैं और आपके स्टूल में 1 महीने तक कफ निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करना, मतलब वो 1 अच्छा महीने माना तक जाएगा कि खराब? नहीं नहीं, तो आप यदि 1 महीने तक आपका कफ निकल रहा है मतलब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अंदर इतना कफ जम गया है कि आपका जो है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो आपको जो है अपने खाने पीने पे ध्यान देने के साथ साथ आपको डॉक्टर की सलाह जो है तुरंत लेनी चाहिए। ठीक है जी मैम। थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और आप सब लोगों से एक निवेदन भी है मेरा कि जो जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर जो नॉर्मल प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी कॉपी में क्या करना है आपको, ये आपने जो स्लाइड आपने प्रेजेंट किया है उसमें पहली स्लाइड में ही आप अपना नेम, अपनी क्लास, अपना रोल नंबर, आपके टीचर का क्या नेम है, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका टॉपिक क्या है, पेपर कौन सा है, तो वो आप पहले पेज पे आप डालिए और आप मुझे शेयर कीजिए। मैं उसको मेन ग्रुप में भी शेयर करूंगा ताकि आपकी जो बाकी मैनेजमेंट भी देखे कि हाँ हमारे बच्चे देखो कितना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इन स्लाइड्स को, बाकी लोग जिन्होंने स्लाइड नहीं बनाया कोई बात नहीं, वो जिन्होंने नोट्स तो सब लोगों ने बनाए ही होंगे अपने अपने टॉपिक के, उन नोट्स की फोटो खींच के आप लोग ग्रुप में भेजिए, मुझे भेजिए, मैं आगे आप फॉरवर्ड कर दूंगा उनको। ठीक है जी सर। हाँ, पहले पेज का आप ध्यान रखना, ये पहला पेज बहुत जरूरी होता है। यूनिवर्सिटी का नेम, टीचर का नेम, सब पेपर, आपका टॉपिक, आपका नेम, आपका रोल नंबर। ठीक है, ये चीजें जरूरी होती है फर्स्ट पेज के ऊपर। आगे से सेकंड पेज से आपका जो डिटेल है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अंकिता जो जी। राहुल सर, जी जैसे जो मैडम, स्लाइड है तो स्लाइड ही बस भेजे कि उसका जो रिटर्न जैसे बोले हैं उसको भी भेजें? आपकी मर्जी, दोनों भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बच्चों को भी काम आएगा ना ये। हमें मैनेजमेंट एक तरफ है, बाकी बच्चों को काम आएगा, हमारे लिए तो बच्चे इंपॉर्टेंट है। आपकी स्लाइड बच्चे पढ़ेंगे तो उनको और ज्यादा सीखने को मिलेगा, दोबारा दोबारा देखेंगे वो, है ना।
आपने जो मेहनत किया, मुझे पता है एक दिन की में नहीं होती ये चीजें, बहुत आपने दिमाग लगाया होगा। जो जो प्रेजेंट कर रहा है मैं समझ सकता हूँ, एक दिन में प्रेजेंटेशन नहीं बनती है, बहुत सोचना पड़ता है, 2-4 घंटे 5-10 घंटे कपाने पड़ते हैं, तब जाके कोई प्रेजेंटेशन तैयार होती है। क्योंकि सीक्वेंस होती है कि पहले क्या हो, दूसरे क्या हो, तीसरे क्या हो, कौन सी फोटो ले, कौन सी फोटो ना ले, कौन सा एग्जाम्पल ले, कौन सा ना ले, तो उसका साथ सभी बच्चे बेनिफिट लें, इसलिए उसको शेयर करो आप ग्रुप में। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी। तो ठीक है, अंकिता जी आपका नेक्स्ट टॉपिक आप प्रेजेंट करने जा रही हैं। अंकिता जी आपके पास 8 से 9 मिनट है, सिर्फ 8 मिनट है मैक्सिमम। ओके जी सर। ओके। नमस्ते सभी को, मेरा नाम अंकिता अग्रवाल है। मैं एमए थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट। हमारा सब्जेक्ट नेचुरोपैथी है और जो मुझे टॉपिक मिला है वह रोग के बारे में है। तो पहले मैं रोग के बारे में बता देती हूँ कि एक्चुअल में रोग क्या होता है। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही विचित्र प्रकार का एक यंत्र है। यह इसमें शरीर ही सब काम स्वतः ही खुद करता है। यदि शरीर का कोई भी भाग काम करना बंद कर देता है या किसी भी कारण से वह उसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो इसमें जो दूसरे पार्ट्स होते हैं वह इसकी गड़बड़ी को ठीक करने में सक्षम होते हैं। हमारे शरीर में कुछ भी ग्रहण करने के 2 रास्ते बताए गए हैं, एक मुंह के द्वारा और दूसरा नाक के द्वारा। परंतु शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने के 4 रास्ते बताए गए हैं, जिसमें पहला रास्ता है फेफड़ा। जो पहला रास्ता फेफड़ा है, जो सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा बलगम के रूप में बाहर निकालता है। दूसरा है आंतों के द्वारा, जो मल के रूप में गुदाद्वार से बाहर निकालता है। और जो तीसरा रास्ता है वह गुर्दे के द्वारा पेशाब के रूप में बाहर निकालता है। और जो चौथा रास्ता है वह शरीर के रोम छिद्रों के द्वारा पसीने के रूप में बाहर निकालता है। और अगर किसी भी कारण से यदि इन चारों में से कोई एक रास्ता बंद हो जाता है, तब हमारे शरीर में रोगों का जन्म होता है। यह 2 प्रकार के रोग बताए गए हैं, तीव्र रोग और जीर्ण रोग। तो पहले मैं तीव्र रोग के बारे में बताती हूँ। हम तीव्र रोग, हमारे शरीर के अंदर जो भी शक्ति है उसमें वह विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में प्रयास करती है, तब उस प्रयास के लक्षणों को तीव्र रोग के रूप में जानते हैं। यह तीव्र रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे जुकाम है, बुखार, सिर दर्द, उल्टी, पेट दर्द आदि। इन सभी प्रकार के जो रोग होते हैं वह तीव्र रोग के रूप में जाने जाते हैं। और तीव्र रोग, यह रोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी ही जल्दी ये चले भी जाते हैं। इसमें रोगी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है और इस कमजोरी का कारण होता है हमारी जो शरीर की प्राण शक्ति शरीर के अंदर जमा हुए विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने में व्यस्त रहती है। ऐसी स्थिति में खाने पीने की इच्छा भी खत्म हो जाती है और ये कारण सही भी है, क्योंकि अगर हम खाते रहेंगे तो हमारी जो विजातीय द्रव्य है वो बनते रहेंगे, जिससे हमारे शरीर की जो शुद्धि क्रिया है वो कभी भी सही से नहीं हो पाएगी। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तीव्र रोग यदि आते हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जीवन शक्ति बहुत ही अच्छी है। इसीलिए कहते हैं कि सर्दी जुकाम हमेशा होते रहना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा में जब मल निष्कासन की क्रिया है वो कभी भी नहीं रोकनी चाहिए और ना ही इससे डरना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति कुछ दिनों के लिए आती है तथा यह जीवन शक्ति की प्रतिक्रिया है। और जैसे गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात आहार विहार खान पान सोना जगना ठीक करते हुए यदि जीवन यापन किया जाए तो कोई भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता, अन्यथा शरीर में विजातीय द्रव्य का जमा होना अर्थात दुख भोगना आवश्यक है। अब मैं जीर्ण रोग के बारे में बताती हूँ कि जीर्ण रोग, तीव्र रोगों में जब हमको तीव्र रोग होते हैं उसमें हम जो बार-बार दवाओं का सेवन करते हैं, तो उस दवाओं के सेवन से जो विजातीय द्रव्य है वो बाहर नहीं निकलते हैं और वो शरीर में धीरे-धीरे एकत्रित होते हैं और जिससे पूरे शरीर को वो प्रभावित करते हैं और वह स्थिति ही फिर जीर्ण रोग के रूप में सामने आने लग जाती है। दवाइयों का भी निरंतर सेवन करने से और घटिया रहन-सहन के कारण भी शरीर की हमारी जीवन शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वह कमज़ोरी के कारण शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है और विजातीय द्रव्य शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसीलिए जीर्ण रोग के आने का रास्ता बन जाता है। जीर्ण रोग ना तो जल्दी आते हैं और अगर आ गए तो वो जल्दी जाते नहीं हैं, उनको जाने में बहुत टाइम लगता है, किंतु हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में यह ठीक अवश्य हो जाते हैं।
इसके कई प्रकार के लक्षण होते हैं। ऐसी अवस्था में रोगी का शरीर बहुत कमजोरी महसूस करता है, उसकी कार्य क्षमता में भी कमी आ जाती है, भूख-प्यास में भी प्रभावित होती है, बात-बात पे क्रोध आता है और अच्छी और गहरी नींद भी नहीं आती है, सिर में भारीपन रहता है और सदा चुप रहने का मन करता है, इत्यादि प्रकार के लक्षण आ जाते हैं, जिससे रोगी बहुत परेशान हो जाता है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार देकर जीर्ण रोग के लक्षणों को कम करना प्रारंभ हो जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके ही अपनी जीवन शक्ति दोबारा से विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के काम में लग जाती है, जिसके कारण रोगी अपने शरीर पर एक अच्छा और अलग स्वस्थ सुधार की अनुभूति करता है। अर्थात शरीर को स्वस्थ बनाने या रखने के लिए बाहर की किसी भी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा ही लाभदायक माना गया है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया गीता जी। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इनसे? बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू जी अंकिता सर मैडम। मैंने पहली बार बोला, मैं इसके पहले कभी नहीं बोली, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया सिर्फ बोलने का। बहुत अच्छा बोला, फर्स्ट टाइम के बहुत हिसाब अच्छा से। बोला दीदी, बहुत अच्छा बोला आपने। डर लगता है मैं सर के सामने बोल पाऊंगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी नहीं बोला। बहुत बढ़िया बोली, बहुत अच्छा। देखिए मेरे यहाँ पे प्रेजेंटेशन लाने का मकसद एकमात्र यही है कि आप लोगों की जो झिझक है वो दूर हो जाए, जो जी अंदर सर। की झिझक है, क्योंकि आप लोगों को कभी मौका नहीं मिला। कुछ लोग तो ऑलरेडी टीचर है, उनकी तो झिझक निकली हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों के कभी मौका ही नहीं मिला उनको बोलने का। तो ये मैं एक तरीके से बोलने का मौका दिया जा रहा है आप लोगों को। यहाँ पे क्लासमेट्स हैं, गलतियां होंगी, चलेंगी, क्लासमेट्स के बीच में क्या जा रहा है, लेकिन कल को जब आप फील्ड में जाओगे वहां गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप पार्टिसिपेट करो। मैं तो जब हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रेजेंटेशन होती थी ना, सभी बच्चे एक एक बार प्रेजेंट करते थे, मैं तो 3-4 बार प्रेजेंट करता था हर टीचर की। तो ऐसी झिझक नहीं खुली है मेरी। आप प्रेजेंट करो, मौका मिल रहा है ना उसका फायदा उठाओ। मौका नहीं मिलता, वो हर एक टीचर नहीं मौका देते प्रेजेंटेशन का, लेकिन आपको यस मौका थैंक मिल यू रहा है उसका सर, फायदा ले। मौका देने यस के लिए बहुत सर। बहुत थैंक यू। ठीक है जी। तो अब 27 हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको टॉपिक का, कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा देखिए, क्योंकि पेपर कम है, मैं भी समझ सकता हूँ आप लोगों के ऊपर लोड पड़ रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन सिलेबस तो कवर करना पड़ेगा। तो हफ्ता और रह गया है, हफ्ते के लिए और मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। जो जो काम दिए जा रहे हैं ना, साथ साथ में अगर थोड़ा थोड़ा आप डेली आधा आधा घंटे भी पढ़ लोगे ना, बहुत हो जाएगा आपके लिए, लेकिन आज डेली सर नेट पढ़ना की क्लास पड़ेगा। छोड़ के आज हम लोग का टॉपिक ही करा दीजिए सर, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि परीक्षा नजदीक है। नेट की क्लास, अच्छा कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? सर मैं भी एग्री करता हूँ सर, फिलहाल एग्जाम की तैयारी जरूरी है सर। एग्जाम अभी आपके हैं अभी टाइम? सर वैसे भी ये लोग जिस समय एग्जाम बोलते हैं तो उसके तो हफ्ता 15 दिन ले ही लीजिए आप। हाँ वो पता है, मैं सर आपको ना आपको जो टॉपिक, ठीक लगे आप अपने हिसाब से मैं, कर लीजिए। हाँ देखिए, क्लास नेट की क्लास अपनी जगह पर है, ये क्लास अपनी जगह पर है। तो मैं खाली ना इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, आप पढ़ के आ जाना। नेक्स्ट आपकी जब क्लास होगी फिर मैं आपको वो टॉपिक करा दूंगा। ठीक है, अभी मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा कि वो टॉपिक है कहाँ पर, क्योंकि आपको टॉपिक नहीं मिलता ना, पढ़ना कहाँ से है। किताब तो मैंने दे दी, लेकिन उसमें भी कहाँ पर पढ़ना है आपको, वो मैं इंट्रोड्यूस आपको अभी करा देता हूँ। देखिए ये बुक है BY301 वाटर एंड अर्थ थेरेपी। मैंने इसको सेंड कर दिया क्या ग्रुप में आप लोगों के पास? यस सर। सेंड कर चुका हूँ ये किताब मैं आपको। फिर भी मैं दोबारा से अपडेट कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, कई बार होता है सेव नहीं कर पाए। देखिए इसमें आप पेज नंबर निकालेंगे मड थेरेपी का, मैं खाली डेटा डेटा बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ क्या मिलेगा। ये रहा।
ये रहा यहाँ पे। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ जो मड थेरेपी होती है वो जो अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आती है, पृथ्वी तत्व की चिकित्सा होती है। सर ठीक है, पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर देखिए टॉप राइट में लेफ्ट में दिख रहा है ना 141 है ना, पेज नंबर पीडीएफ का 141 है। ठीक है, तो ये अर्थ एलिमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसमें आप जो अर्थ एलिमेंट के जो प्रकृति के गुण देखेंगे आप। ठीक है, धरती को माता बोला गया है और इसमें जो मिट्टी चिकित्सा सबसे मुख्य लिया जाता है। पृथ्वी तत्व यानी कि जो मिट्टी के द्वारा जो थेरेपी दी जा रही है। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया हमारा अर्थ का। अब इसमें आपको और क्या पढ़ना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो पृथ्वी तत्व की जो चिकित्सा जो की जा रही है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख लेंगे, इसकी डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपको थोड़ा सा अपने आप से पढ़ के आना है इसको। ये रहा मिट्टी के गुण और प्रिंसिपल और महत्व, ये बहुत जरूरी है। यहाँ से हर बार पेपर में क्वेश्चन बनता है। नेचुरोपैथी का अगर आपका एग्जाम बनता है तो मिट्टी कितने प्रकार की है, प्रिंसिपल्स क्या है, उनका महत्व क्या है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लेंगे। अब किस किस प्रकार से होती है मड थेरेपी, थोड़ा सा मैं 1 मिनट में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। देखिए मड बहुत तरीके की है। ठीक है, फेस पे अलग तरीके की मड यूज की जाती है, फेस की अलग थेरेपी होती है, पेट की अलग होती है, कमर की अलग होती है, पूरी बॉडी की जो मड आपने अक्सर देखा होगा पार्क्स वगैरह में जो लोग इस तरीके की थेरेपी ओपनली यूज की जाती है पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे जो टूरिज्म होते हैं वहां पर भी नेचुरोपैथी जो बड़े बड़े सेंटर्स में इस तरीके से बनाई जाती है। ये थेरेपी सबसे बेस्ट होती है। जो भी आंखों की बातें भी नवदीता मैडम से कही जा रही थी आंखों के लिए कि, तो इस तरीके जो आंखों की प्रॉब्लम है वो आंखों की पट्टी देखो इस प्रकार बनाए। आप सेंटर में विजिट करेंगे ना, आप ये जरूर लेना और देखना इसका कितना कितना ज्यादा बेनिफिट होता है। स्ट्रेस लेवल बिल्कुल दूर हो जाएगा, आपका सिर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ये होती है पेट की पट्टी। कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पेट की पट्टी ऑलमोस्ट 100% हर प्रॉब्लम में नेचुरोपैथी में दी जाती है। देख लीजिए पेट की है जो जो नाभि, देखिए नाभि के थोड़ा सा ऊपर यानी कि जो पसलियां है उसका हल्का सा नीचे, यहाँ पे नाभि है, नाभि से नीचे पेड़ तक। ठीक है, जेनाइटल ऑर्गन से थोड़ा सा ऊपर तक इस मड की पट्टी को रखा जाता है। देख लीजिए। ठीक है, ये पूरी बॉडी को मिट्टी में डाल देते हैं। बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है ये, लेकिन थोड़ा कॉस्टली होती है ये वाली थेरेपीज, लेकिन मौका लगे तो जरूर लेनी चाहिए। पूरी बॉडी को मिट्टी में गाड़ देते हैं। सिर को ठंडा इसलिए करते हैं ताकि चक्कर वगैरह ना आए, तो इसलिए सिर को ठंडा रखते हैं। हमने फॉर्मूला भी दिया था, पैर गरम पेट नरम सिर ठंडा। ठीक है, इसलिए कोई भी थेरेपी क्यों ना हो सिर को हमेशा ही ठंडा रखते हैं। ये पट्टियों को अलग अलग भाग पे भी यूज करते हैं, जैसे कि घुटने के ऊपर रखी गई है। और ध्यान रखने इसने हाथ में क्या पहना हुआ है बताएंगे कोई? ग्लव्स पहना है। ग्लव्स पहने हुए हैं। कोई बता सकते हैं क्यों ग्लव्स पहने हुए हैं? क्योंकि उनका इन्फेक्शन जो है उसमें ना चला जाए हाँ, इसीलिए। वेरी गुड, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे गोलगप्पे हम खाते हैं ना, गोलगप्पे अच्छे गोलगप्पे वाला उसी को बोलते हैं जो हाथ में ग्लव्स डाल के खिलाता है, नहीं तो उसके हाथों का टेस्ट भी आ जाता है गोलगप्पे में। ठीक है, इसी प्रकार ये जो हमारी मिट्टी है, ठीक है, नहीं तो एक दूसरे की जो बीमारियां ट्रांसफर होती हैं हमारे हाथों की, वो इन्फेक्शन चले जाते हैं, या फिर पेशेंट की प्रॉब्लम हमारे डॉक्टर के पास आ जाती है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए इस तरीके से ग्लव्स को पहनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक मैंने दिया है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता चल गया होगा जो मैंने बुक पेज नंबर बताया 141 से लेकर के आगे का जो लगभग 50-60 पेज पढ़ लेंगे आगे, जहां जहां मड थेरेपी आपको दिखाई देती है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए, भावना मैडम भी आ गई है, तो आज के लिए थैंक यू सभी को। नमस्ते, सदा रहो हंसते, प्रणाम मौज से सर, पढ़ो आप थैंक यू सभी। सर। और सैटरडे को मैं चेक करूंगा, सैटरडे की क्लास डॉक्टर धनंजय सर सेंटर पर ही लेंगे नेचुरोपैथी की, तो जो जो जा सकता है वहीं पे जाइए। मैं उनको बोल दूंगा कि वो वाटर थेरेपी
और मड थेरेपी आपको कराएंगे, और उसके बारे में वो लेक्चर भी देंगे आपको, और आप प्रैक्टिकली भी आप करोगे सभी। और सभी अपनी अपनी फोटो खींचना, जो जो पॉसिबल हो सके, जो जो थेरेपी की जो फोटोज अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए, उनकी फोटो आप खींचना, अपने रिकॉर्ड में आप उस चीज को रखिए। ठीक है, कभी मौका लगा तो उनको मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, नमस्ते सभी को। प्रणाम सर।